प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ चास्त्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार एक बार फिर उरूज पर। तहरीक इंसाफ ने मेंबरान की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगा दिया। नए आर्मी चीफ को मुदाखलत करने की दरखास्त। क्या तमाम सियासी जमातें पंजाब में हुकूमत के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही हैं? सीनियर तज्जियाकार काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे दहशतगर्दी की नई लहर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। रेड जोन में सिक्योरिटी सूरत हाल पर आईजी इस्लामाबाद को कमेटी ने क्या हुक्म दिया, इजलास कार्रवाई की एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए हवाबाजी शुजाअत अजीम को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब का शुजाअत अजीम के खिलाफ केस बंद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में पीआईए असासों को सस्ते दामों फरोख्त करने के केस की समाअत की अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जिया निगार काशिफ अब्बासी साहब, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और इंटरेस्टिंग ज्यादा खिचड़ी है वैसे पंजाब में जो तक पकी हुई है। इसके ऊपर आते हैं, ये जो आज फवाद चौधरी साहब ने बात की और बड़ी क्लियर मैसेज दिया, बात की कि आर्मी चीफ जो हैं, एक तो हॉर्स ट्रेडिंग का उन्होंने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जी हमारे मेंबरान हैं, उनको इतने इतने पैसे दे के खरीदा जा रहा है, और एक को तो खरीद भी लिया गया। और फिर से उन्होंने ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि आर्मी चीफ जो हैं वो मुदाखलत करें। अब काशिफ, ये मुदाखलत की दरखास्त है या जो इल्जाम लगाती है पीटीआई के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है एस्टैब्लिशमेंट मौजूदा, ये वो इल्जाम है? देखिए, अगर आप पंजाब में मुख्तलिफ जो इत्तेहादी पार्टियां उनसे बात करें, काफ लीग से बात करें, काफ लीग तो बड़े क्लियरली ये बात आप मोनी सलाई साहब कर भी चुके हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है कि वो इमरान खान साहब को छोड़ें और उनका साथ छोड़ें। और अगर आप उनसे ये पूछें कि उनका जो मुबैना फ्रंट मैन है उसको उठाया कैसे गया, उन्होंने कहा कि जी डाले आए थे, डालों में उसमें उसको डाला और डाले उठा के ले गए। लेकिन ये जो आर्मी चीफ से दरखास्त कर रहे, देखिए मुझे जितनी, मैं आईएसआई हो या एस्टैब्लिशमेंट पर अगर आप एजेंसीज पर इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ या फवाद चौधरी साहब, अमूमी तौर पर ये देखा गया जी कि अगर इंजीनियरिंग हो रही है तो ये नहीं होता कि कोई एक लो लेवल जो ऑपरेटर है वो अपनी मर्जी से काम शुरू कर दे कि जी क्योंकि मुझे एक पार्टी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं ये काम कुछ लोग तोड़ लूं, मैं इधर से बंदे तोड़ के उस पार्टी में डाल दूं। उमूमन एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी के तहत होता है, जो कि आर्मी चीफ ने, साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब ने माना भी कि हम इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम गैर सियासी हो गए। लेकिन अगर हम बात मान लें तहरीक इंसाफ की भी और काफ लीग की भी, तो उसमें तो ये लग रहा है कि फिर गैर सियासी नहीं हुआ। अगर ये बात दुरुस्त है और ये इल्जाम उनका दुरुस्त है, फिर मतलब गैर सियासी नहीं हुए। और अब भी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के अंदर पार्टीज को या लोगों को तोड़ा जाता है, या जो अभी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आना है, अगर ये इल्जाम तहरीक इंसाफ का मान लिया जाए, तो जो उनकी दरखास्त है कि वो मुदाखलत करें, तो मेरा ख्याल है वो उनको तो कहना चाहिए मुदाखलत ना करें, लेकिन वो कह रहे हैं मुदाखलत करें। तो अब ये पता नहीं है फवाद साहब किस किस्म की मुदाखलत चाहते हैं। अच्छा काशिफ, ये जो तमाम तर मामला पंजाब में, एक दफ़ा हमने पहले देखा हॉर्स ट्रेडिंग हुई और जिस तरीके से खरीदा गया, खरीदो फरोख्त हुई सियासत में, एक दफ़ा फिर हमें ये नज़र तो आ रहा है, आपको इसे रोके या ना रोके, बट इफ दिस इज हैपनिंग तो ये कौन कर रहा है, कौन ये सब कुछ कर रहा है? ये तो एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। और फिर इसका सियासत पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसके नताइज फिर आगे जाके सियासी पार्टीज को देखने पड़ते हैं, तो इसके ऊपर क्या टेक है आपका? देखिए, कौन कर रहा है ये तो आपने सिंध हाउस में देखा, जिस वक्त सिंध हाउस में वो मंडी लगी थी जिसमें लोग थे। देखिए, हम सारों ने, रोग साहब भी आपके पास बैठे, हम सारों ने बड़े अरसे से सियासत देखी। देखिए, लोगों के ईमान वैसे नहीं जाग जाते। ये नहीं होता कि रात को बैठे और सुबह कहेंगे मैं असूल की तात, बहुत कम लोग ऐसे होंगे आपको नजर आएंगे जो असूल की बुनियाद पर पार्टियां छोड़ें या दूसरी पार्टी के साथ जाके बैठ गए। और अगर आपने असूल ही की बात करें तो असूल तो फिर ये कहता है कि अगर आप किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीत के आए हैं, आप उधर से रिजाइन करें, दोबारा लोगों के पास जाएं, दोबारा जीत सकते हैं। अगर आप इलेक्शन दोबारा जीते फिर जो मर्जी फैसला करें, किसी और पार्टी के टिकट पे आपने इलेक्शन भी लड़ना है तो बेशक लड़ें। यहाँ पर असूल का जो लफ्ज है, ये जो जमीर है, जमीर का जागना है, ये कोई इतना ऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं होता कि एक दिन सुबह और सो के उठे और कहें कि हमारा जमीर जाग गया। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका जमीर साल नहीं जागता, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका हर 2-3 साल बाद जमीर जाग जाता है। कभी इस पार्टी में होते हैं जमीर जागने के बाद, कभी जमीर
पार्टी में होता सियासी है। जमीन, इसका वो सियासी जमीन होता है ना जी, वो तो अब हालात और वाकयात के साथ जाता है। लेकिन इसका नुकसान देखें क्या है। उसका नुकसान ये है कि आज लोग सियासतदानों पर एतबार नहीं करते। आप अगर कहेंगे सियासतदान ने पैसे पकड़ लिए, लोग उसको क्वेश्चन कम करेंगे और उसको पहला रिएक्शन लोगों का रद्दमल ये होगा कि उसको मानेंगे कि हाँ इस लाजमी पैसे पकड़ लिए होंगे। आप अपने फैब्रिक को, पॉलिटिकल फैब्रिक को तबाह कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लीडर हैं इस मुल्क के, ये वो लोग हैं जिन्हें रास्ता दिखाना होता है इस कौम को, क्योंकि लीडर्स हैं। कितने लोग हैं पॉलिटिक्स में, कितने एमएनए और एमपी होते हैं, कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में 1000 लोग नहीं होंगे 22 करोड़ की आबादी में। आप वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्शन देनी होती है लोगों को, असूल की बात, इखलाकियात की बात, कानून और आइन की बात। जब आप इस तरह के फैसले करते हैं तो वो जो फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का, हमारी सियासत का, फिर वो सारे का सारा फैब्रिक हम तबाही ऐसे करते हैं। ये काशिफ होते हैं ये कि इंटरवेंशन होते हैं। आपने काशिफ इंटरवेंशन सब आखिरी कह लूंगे, इंटरवेंशन भी गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर सियासी है। फिर जब आप पिक एंड चूज करते हैं कि कुछ चीजें क्योंकि हमारे लिए फायदेमंद है इसलिए वो हलाल हो जाए, और कुछ चीजें हमारे लिए नुकसानदेह सियासी तौर पर इसलिए वो हराम करते हैं, फिर ये तफरीक खत्म हो जाती है सियासत से। काशिफ, आपने बड़ी कम्प्रीहेंसिवली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक अपना आपने जायजा लिया, लेकिन एक और साइड देखते हैं इसकी। जब यही एमपीज जो अभी ये बिकने, जिनकी खबरें आ रही हैं, कोई 5 करोड़ पकड़ा है, कोई घर पकड़ा है, कोई BMW गाड़ी, वट जो भी वो कुछ ले रहा है, जब वो ये देखते होंगे कि हमारी टॉप की लीडरशिप जो है वो खुद करप्ट हो चुके हैं, खुद मंडियां लगी हुई हैं। पहले बुजदार साहब पे इतने सीरियस किस्म के, मतलब कि आप और मैंने नहीं कहा, बड़े इंतहाई जो मतलब उनकी अपनी पार्टी के लोग थे वो बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाते रहे। चौधरी परवेज अली साहब का आजकल बताया जा रहा है कि वजीर आला जो ऑफिस जो है वो एक तरह की मंडी लगा हुआ है। तो जब वो ये देखते हैं कि पिछले वाले थे वो 3-3 महीनों की सहमाई थी, वो दिहाड़े लगाते थे, ये वाले डेली बुनियादों पे लगा रहे हैं, तो इनके दिल में भी तो आता होगा कि भाई साहब बस ठीक है, फिर अगर ऊपर वाले भी माल बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, तो हम भी 5-10 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगा लें। उसमें ज़मीर कहाँ से आएगा? चीज़ अगर ज़मीर है तो फिर बुजदार साहब का ज़मीर कहाँ पे किया था, फिर इन परवेज इलाही साहब का ज़मीर कहाँ पे किया था? ये माल पैसा बना रहे हैं तो वाई नॉट वी। आप समझते हैं कि जब टॉप पे करप्शन होती है तो निचलों को भी हौसला होता है कि हम भी कोई माल बना लें। देखिए, क्योंकि वो सवाल स्पेसिफिकली साहब हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में था, तो मैंने इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग का जवाब जी ये बात आपकी ठीक है। देखिए, हमारा जो ऊपर से नीचे तक जो खराबी आई है कि आपने किसी को 5 करोड़ देना, कोई 50 करोड़ लेगा और कोई 500 रुपया लेगा। वो 500 कौन लेता है? जिसने आपको दफ्तर के अंदर जाने देना होता है, वो आपको कहता है मुझे 500 रुपया दो या 1000 दो या 2000 दो तो मैं आपका काम करूंगा। वो इसी वजह से है कि वो जब देखते हैं कि टॉप टू बॉटम एक रॉट शुरू हो गई है, उसमें देखते हैं कि जब ऊपर का आदमी पैसे बना रहा है तो हम क्यों ना बनाए जी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये नहीं हो सकता कि ऊपर के लोग पैसे अगर बनाना छोड़ दें और जो टॉलरेंस है करप्शन के लिए वो खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो यकीन माने सारे खौफजदा होंगे कोई भी पैसे पकड़ते हुए, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत में हो या करप्शन की सूरत में। ये बात आपकी ये बिल्कुल जायज है कि अगर ऊपर के लोग पैसे बना रहे होंगे, या अगर ये खबरें आ रही होंगी कि फलाने ने, सीएम ने पैसे बना लिए, या इस सीएम हाउस में इतने का व्यापार रोज का हो रहा है, तो फिर लोग सारे सोचते हैं कि अगर पैसे ही बनाने हैं और हमें भी शायद एक ही स्टेंट मिला है, एक ही मौका मिला है, इसी मौके पे हमें पैसे बन सकते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है फिर हम भी थोड़े पैसे बना लेते हैं। अच्छा काशिफ, बात है। अब बैक टू आते हैं जरा थोड़ा सा। कल वहाँ पे ये पेशी है, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आप उसमें मोमना वही साहबा भी थी और उसमें दीगर भी थे लोग थे, आप उस पर अभी 8 बजे जो था, आपको क्या लगता है कि कल ये 11 तारीख है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, नहीं लिया उन्होंने, आपको लग रहा है कि कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अदालत उनको कहेगी और ये हुकूमत बचते लग रही है? जो आपस में पीटीआई के बड़े परवेज अली साहब की, इमरान खान की मुलाकात हो रही है, मुनिस की हो रही है और बहुत सारे दीगर इशूज हो रहे हैं, आपको बचती लग रही है वहां पे हुकूमत? मैं आपको तरीके इंसाफ के अंदर की बात बताऊँ साहब, तरीके इंसाफ का ख्याल है कि शायद हम एतमाद का वोट ना ले सके, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। अभी नंबर जो आ रहे हैं ना रोज साहब, इस टाइम नंबर हर एक के अपने अपने हैं। आप मेरी यानून में से किसी आम बंदे से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 14 के करीब लोग वोट नहीं डालेंगे। किसी ने कहा, तरीके इंसाफ का ख्याल है कि 6 से 7 लोग ऐसे जिन पे हमें शक है कि ये हमें एतमाद का वोट नहीं देंगे। सो ये नंबर बड़े बड़े दोनों के अपने अपने हैं कि कोई कहता है कि 14 के करीब कम होंगे, कोई कहता है 7 के करीब, और 7 भी अगर कम हो तो तरीके इंसाफ को फर्क नहीं पड़ता रन ऑफ इलेक्शन में। नहीं, मोहम्मद वहीद साहब कह रही थी आपके शो में 20 के करीब लोग हैं, अगर मैंने ठीक सुना उनका ये ख्याल है 20-25 है, लेकिन मैं वो बात नहीं, अगर वो कह रही है, क्योंकि मैं सॉरी आपकी बात काटूं, अगर मोमना साहबा कह रही हैं तो मतलब तो ये वो डिच कर चुकी हैं या नहीं जा रही, उनके पास तो ज्यादा खबर होगी कि कौन कौन लोग हैं जो एक साइड पे हो चुके हैं।
सो मैं तो 20 वाले नंबर पे ज़रा थोड़ा मोमना साहब का, मोमना साहबा की बात है, मैं तो थोड़ा सा बिलीव करूंगा क्योंकि वो उस ग्रुप में से हैं जो छोड़ा है, उसको पीटीआई के कहने पे वोट नहीं दे रहा। बिल्कुल आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन 10 से ऊपर जितने भी चले जाए ना, उसका नुकसान तहरीक इंसाफ को है, क्योंकि वो रन ऑफ इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ भी कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करेगी या नहीं। कल कोर्ट क्या फैसला करती है। कोर्ट ने तो एक लीगल ग्राउंड पे एक फैसला देना है कि क्या अगर इजलास चल रहा हो तो एक और इजलास बुला के गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे मुल्क में काम होते कैसे हैं, किस तरह काम करता है ये निजाम। बहरहाल फिलहाल बात की नजर में मुझे ये लग रहा है कि इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाएगा। और इस वक्त पूरी कोशिश है हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला, मेरा ख्याल है नून लीग के अंदर से भी अब यही है कि हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बने। और जिस तरह मैं कल काफ लीग के किसी साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी हमें कहा जा रहा है कि आप इमरान खान को छोड़ दें, और उसकी वजह से प्रेशर डाले जा रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं। अगर वो परवेज इलाही को कह रहे हैं कि वो इमरान खान का साथ छोड़े, मतलब शायद इतने लोग ना टूटे हो रऊफ साहब। मेरा ये उनके साथ बात करते हुए मेरा आर्गुमेंट ये था कि अगर तो आपके पास 10 से 12 लोग टूट चुके होते तो परवेज इलाही साहब को इमरान खान के करीब छोड़ने का फायदा था, जो भी ये बंदे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह यह है कि एक इलेक्टोरल अलायंस होता, 10-15 सीटें, 20 सीटें जितनी भी है पंजाब की या कौमी असेंबली की, उन सीटों के ऊपर आप काफ लीग बैठी होती है। मुस्तकबिल की जो अमूमन ये बसात जब बिछाई जाती है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर वो इस हद तक आ गए कि फ्रंट मैन मुबैना तौर पर फ्रंट मैन उठाए जा रहे हैं, कहते हैं विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात। अच्छा काशी, आपने बड़ी अहम बात की, आपने काशी बड़ी अहम बात की कि मोनिस अली साहब के फ्रंट मैन जो हैं वो उठाए गए हैं। इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होता है तो वजीराबाद का SHO FIR नहीं करता। यहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है पंजाब में, तो उनके फ्रंट मैन को मोनिस अली साहब, पंजाब तो वो चला रहे हैं, इन्होंने ऐसी हुकूमत करनी क्या है जहाँ पे SHO इनकी नहीं मानता, इनकी आगे लोग इनके फ्रंट मैन को उठाकर ले जाते हैं। ऐसी कमज़ोर कंप्रोमाइज्ड यहाँ पे इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होता है तो इन्होंने उसको रख कर बचा कर क्या करना है सर जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बजाय। मतलब ये तो फिर इनको तो एहतजाजन छोड़ देनी चाहिए थी कि भाई साहब सूबा कोई और लोग चला रहे हैं, फिर आप लोग चलाएं, आपकी तो चलती नहीं है वहां पे। उसमें ये वो तो हुकूमत गिराना चाहते हैं ना, वो तो जो ही अगर वो वोट एतमाद का वोट ले लें या रन ऑफ इलेक्शन जीत जाए, वो समरी भेज देंगे गवर्नर को, असेंबली तहलील कर देंगे। वो तो असेंबली तहलील करना चाहते हैं। मसला ये है कि वो असेंबली तहलील कोई करने नहीं दे रहा। ये एक बड़ा डिलेमा है। परवेज अली साहब बात ही चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? परवेज अली साहब बिल्कुल नहीं चाहते, परवेज इलाही साहब नहीं चाहते जी, परवेज इलाही साहब नहीं चाहते, इमरान खान साहब चाहते हैं कि असेंबली तहलील हो जाए। अगर असेंबली तहलील होगी तो मोस्ट लाइकली 2 असेंबलियां तहलील होगी तो इलेक्शन। अच्छा, बाद लोग तो कहते हैं इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि वो ठीक है पेरेंट, मतलब ये खबरें भी आ रही थी कि खान साहब ने अपनी पोजीशन रखी हुई है, लेकिन वो भी नहीं चाहते। उनको समझाया गया ना पंजाब आपके पास है, आप भी रह रहे हैं, हमारे काम भी चल रहे हैं, कोई मतलब कोई दिहाड़ियाँ भी लग रही हैं, लोग पैसा भी बना रहे हैं, बजट भी चल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है हम इसको जून तक ले जाते हैं फिर देख लेंगे। तो खान साहब कहते हैं मेरा अपना स्टांस रहेगा, आप भी कर। आपको लगता है कि ये उनके मुखालफिन जो कहते हैं कि नूरा कुश्ती है बिटवीन इनके चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान? साहब मुझे अनलाइकली लगता है। मेरी एक मुलाकात भी रिसेंटली खान साहब से कुछ दिन पहले हुई थी। खान साहब का ये मौकफ तो जरूर है कि देखें अगर इलेक्शंस नहीं भी होते तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरे पास 2 हुकूमतें हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब को मौका दिया गया, देखिए अगर ये वक्त मजीद उनको मौका दिया गया तो असेंबली तोड़ देंगे। मेरा ये मानना है कि सियासी को सख्त सूट करता है कि वो असेंबली तोड़े, क्योंकि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश बकौल उनके हो रही है। कोई नहीं चाहता कि वो हुकूमत में आए, और उस सारे को खत्म करने का तरीका शायद यही है कि अगर फौरी इलेक्शंस करा दिए उस हबड़ दबड़ में अगर ये असेंबलियां तहलील करने में कामयाब हो जाते हैं और इलेक्शंस करवा लेते हैं तो शायद वो तोड़ फोड़ का अमल काफी हद तक मिनिमाइज कर। अच्छा काशिफ, जो आज फवाद चौधरी साहब ने बात की है उस पर, जो उन्होंने आर्मी चीफ को कहा है, तो लगता ही है कि 1.5 महीना सब्र किया है इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो है ना 1.5 महीने में जो उनकी एक्सपेक्टेशन है या उनसे उम्मीदें हैं पूरी करें। जो उन्होंने कहा भी था कि हम देख रहे हैं नए इस्टेब्लिशमेंट को, तो अब आपको क्या लगता है जो डेडलाइन उन्होंने दे दिया जी नोटिस लें, अगर वो नोटिस नहीं लेते जनरल आसिम मुनीर साहब, जो उनका ख्याल इंटरवेंशन हो रही है इन्होंने कहा है, इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने,
तो पीटीआई क्या करेगी? ये बैक टू ये वही वाला काम करेगी जो उनके साथ जनरल बाजवा साहब के साथ किया था, या इनका ट्रीटमेंट जो है नए आर्मी चीफ के साथ डिफरेंट होगा? मतलब व्हाट विल दे डू अगर आर्मी चीफ इसमें कोई वो कहते हैं हम तो आप पॉलिटिकल है हमारी तरफ, अगर हमारी तरफ से तो कोई आपको इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो पीटीआई क्या करेगी नेक्स्ट स्टेप सर? वैसे तो साहब एक बात बताएं, वैसे फर्ज करें इसी आर्ग्यूमेंट को देख लेते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जैसे कि इमरान खान साहब या फवाद चौधरी साहब ने आज क्लेम किया। आपका ख्याल है कि कोई भी ऑपरेटर या ऑपरेटिव अपने तौर पे, ये मेरा आपसे सवाल है, अपने तौर पे इंटरफेरेंस कर सकता है? ट्रू, इंजीनियरिंग कर सकता है, लोगों को तोड़ सकता है? अच्छा, एक मुमकिन है एक और इसका सिनेरियो देते, जवाब को मैं सवाल की शक्ल में आपकी तरफ लेकर आता हूँ, क्योंकि हमने आपसे बातें पूछनी है, मैं अपनी दानिश्वरी साइड पर रख रहा हूँ। इसको और तरह से देखते हैं। अभी जो मुलाकात हुई डॉक्टर, आपको याद होगा मारिया जुल्फकार साहबा ने उनका इंटरव्यू किया था इनका परवेज इलाही साहब का, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया था बाद में कि मेरी उनसे डीजीआई से मुलाकात हुई है, और जिसके बाद तो उन्होंने भी कहा था, ये होगा फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि उनके जरिए बड़े सख्त मैसेजेस डिलीवर किए गए। अब दो चीज़ें हैं, आपकी बात ठीक है कि चीफ के नोटिस में होगा कि अगर डीजीआई इस तरह की मुलाकातें कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर से या मैसेजिंग कर रहे हैं, या ये मुमकिन है आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं क्योंकि वो बॉस हैं डीजीआई के, लिहाजा ये जो भी पॉलिटिकली तौर पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो शहबाज शरीफ साहब के कहने पे हो रही हैं, बिकॉज वो उनके अंडर हैं, उनके वो बॉस हैं। अगर उन्होंने उनको कहा है, एक सेल है, पॉलिटिकल सेल है वहाँ पे, उसमें आईएसआई में, उसके तहत अब वो जो समझते हैं कि हमारा राइट बनता है कि हम उस पर आगे वजीर आजम के कहने पर इंटरफेयर करें, तो आपको क्या लगता है कि चीफ के नोटिस में ये बात नहीं होगी, ये सिर्फ वजीर आजम और ये डीजीआई के दरमियान ये मसला है जिसकी वजह से ये सारे वहाँ इंटरवेंशन हो रही है? बड़े सादे हैं फरोज साहब। बड़ी सादगी से आपने सवाल पूछ लिया। मैंने इसलिए क्या कि मैंने अपनी दानिश्वरी साइट पे रख के आपसे पूछा है सर, आपको हमने इनवाइट किया कि आप हमें एनलाइटन करें। जिस ट्रैप में आप फंसा रहे थे काशिफ रऊफ साहब को, वो आपको वापस उसमें फंसा रहे हैं। अच्छा, वो फंसने को तैयार नहीं है फौरन? जी सर, अब इसमें देखना ये है कि कौन इस ट्रैप में फंसने को तैयार है। आप तो कम से कम नहीं है सर। जी सर, मैं फंसने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात, मुझे नहीं पता कि वो ये, मैं बिल्कुल एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा बन जाता हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि सर वो कौन किसकी मर्जी से क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूँ कि ये हमें तो बताया गया ना, आपने भी सुना होगा कि जिस तरफ चीफ देखते हैं पूरी फौज उसी तरफ देखते हैं। यस, मैं इसी जुमले पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, अच्छा काशिफ, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि काम कैसे, ये ऐसे नहीं हो सकते, ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता। अच्छा, अब चूंकि टाइम थोड़ा कम है और क्लास से कुछ पूछना चाह रही हूँ, मैं एक दो सवालों को इकट्ठा करूंगी। एक तो कल जो पैकेज मिला है, इमदादी पैकेज का ऐलान हुआ है फ्लड के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मईशत के कुछ बेहतरी आने के इम्कानात नजर आए हैं। आई डोंट नो कि इसमें क्या सिचुएशन बनती है और क्या नहीं बनती है, लेकिन एक इम्कानात बाहर नजर आए हैं। इमरान खान साहब का आज एक नया बयानिया भी सामने आया, उन्होंने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो स्ट्रैटेजी है उसको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि जी 400 ड्रोन अटैक हुए जो ज़रदारी गवर्नमेंट रही है या नवाज शरीफ गवर्नमेंट रही है, तो दिस शुडंट बी द स्ट्रैटेजी। सो हमने देखा है कि उनको एक चीज वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं चीजों को, और ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनका जो मईशत वाला, जैसे अमेरिका वाला वो गया बयानिया दफन हो गया, इस तरह की मईशत वाला बयानिया भी ना उस तरह से कारगर हो सके। तो इज ही कमिंग अप विद अ न्यू नैरेटिव और इज इट अ रियल थ्रेट? देखिए, दहशतगर्दी तो बहुत रियल थ्रेट है। मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, मुझे किसी ने कहा किस हद तक दुरुस्त है मैं नहीं जानता, लेकिन समबडी रिस्पॉन्सिबल सेड टू मी कि एक खौफ था, और ये भी सोचा गया कि न्यूजीलैंड सीरीज अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, तो शायद क्योंकि एक खतरा मौजूद था और बड़ी रियल थ्रेट थी कि इस सीरीज को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि ये खतरात मौजूद है, ये थ्रेट बड़ी रियल होती जा रही है। और अल्लाह खैर करे, अब कुछ अरसे बाद जब सर्दियां खत्म होंगी और वो बॉर्डर दोबारा ज्यादा पोरस हो जाएगा, और जिस तरह से मैसेजिंग हो रही है उधर से, और जिस तरह की पैगाम रसानी हो रही है, जिस तरह की थ्रेटनिंग टोन है एडवर्सरीज की, मुझे लगता है ये थ्रेट तो बहुत रियल है। लेकिन देखिए, इकोनॉमी भी बहुत रियल थ्रेट है। ये जो खान साहब ने आज एक और बात भी की, भीख मांगने चले जाते हैं। देखिए, मसला ये है कि भीख मांगने सब जाते हैं। इस मुल्क की मईशत क्या अपने पांव पे खड़ी है? क्या इस मुल्क की मईशत क्या खान साहब सऊदी अरब, चाइना, यूएई, हम हर जगह से पैसे मांग के नहीं लाए? ये जो आपने कहा कि इकॉनमी बेहतर होने के इंडिकेशंस हैं, ये मुझे पता नहीं कि आपको कहां से पता चला, क्योंकि इकॉनमी बेहतर होने का फिलहाल कोई इंडिकेटर मेरे सामने नहीं आया। आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, अनलेस आईएमएफ को खुसूसी करम करे पाकिस्तान पर और कहे या इस हुकूमत पर
क्योंकि इससे पहले उन्होंने बड़े क्लियरली कुछ काम किए हैं पिछले 3 से 4 साल में। उन्होंने कहा जो हम कहेंगे वो आप करके लाएंगे, ठीक है, जब हमारे पास करके ले आएंगे तो हम आपको किस्त दे देंगे। अब लग ऐसा रहा है कि सऊदी अरब और चाइना और यूएई भी और कतर भी, उन्होंने भी लिंक कर दिया अपनी एड को या अपने जो भी पैसे देने के लिए आप आईएमएफ के पास चले जाइए। अब आईएमएफ कहता क्या, आईएमएफ कहता 50 रुपए के करीब पेट्रोल महंगा करो, बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, 300 रुपए के टैक्सेस लगाओ, जो बहुत सी उनकी कंडीशंस है कि ये सब्सिडीज खत्म करें। अगर ये काम ना किया गया, आईएमएफ अपना प्रोग्राम अगर फिर मोस्ट लाइकली है कि आईएमएफ अपना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं करेगा और स्टॉल हो जाएगा प्रोग्राम, जो कि हमारी मईशत के लिए बड़ी खतरनाक बात होगी। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि आईएमएफ आपको एग्जेम्पशंस दे और ये काम करवाए बगैर आपकी जो प्रोग्राम है वो बहाल कर दे। तो अनलेस आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं होता, इस मुल्क की मईशत के लिए कोई अच्छाई की खबर नहीं है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल भी हो जाता है तब भी 4-6 महीने के लिए तो वक्ती सुकून है, फिर भी पाकिस्तान की मईशत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो इसलिए ये जो मईशत की अच्छाई की खबरें आप कह रहे हैं कि कहीं से आ रही हैं, ये एक मैंने जैसे कहा मैं हैरान हूं कि कहां से आ रही है, क्योंकि ये कहीं और से आ रही है काशिफ। बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा है। देन हमारे जो वजीर खजाना है सरदार, वो बड़े होपफुल हैं, कहती है कि 6 महीने तक डिफॉल्ट नहीं करेगा, वक्ती तौर पर शायद बच जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद दोबारा मसाइल खड़े हो जाएंगे, आपको दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, आपको दोबारा उनकी कंडीशन माननी पड़ेगी, महंगाई का एक और तूफान है। वो कह रहे हैं कि ये बहाल होने के बाद भी पाकिस्तान की मईशत मुश्किल से निकलेगी नहीं, वक्ती तौर पर निकल आएगी। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें एक्सक्लूसिवली टाइम दिया हमारे साथ गुफ्तगू की इंपॉर्टेंट सियासी मामलात पर। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। वहां पर दहशतगर्दी की नई लहर जो एक उभरी है, उसके हवाले से उसको काउंटर करने के लिए कुछ बातें हुई, कुछ अहम चीजें हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है सबीउल हसनैन, हमारे रिपोर्टर हैं। सभी, आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक मुशीर हवाबाजी शुजात अजीम के केस में अहम पेशरफ्त हुई है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। देखिए, 2018 में एक इंसानी हकूक सेल में दरख्वास्त आई थी, पीआईए की एक जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशन है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि पीआईए को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनको बहुत सस्ते दामों जो है तो वो दिया जा रहा है। इस पे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो नोटिस लिया था और इस केस में जो है तो तमाम जितने भी पिछले 10 साल के एमडीज हैं, इसके अलावा मेहताब अब्बासी जो एविएशन के थे, और इसके साथ साथ शुजात अजीम और सीईओ जो उस वक्त रसूल सयान थे, उनको भी तलब किया था। साकिब निसार का उस केस की समाअत में ये कहना था कि सबसे ज्यादा जो पीआईए को नुकसान हुआ है वो शुजात अजीम के दौर में हुआ, और ये भी कहा कि हमें मालूम है कि शुजात अजीम की एविएशन में तैनाती कैसे हुई, और नैब को हुक्म दिया था कि इंक्वायरी के बाद इन पर रेफरेंस फाइल किया जाए। ये भी जरा बता दें, एक मिनट जरा ये भी बता दें कि शुजात अजीम साहब जो हैं, जब नवाज शरीफ साहब ये वजीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने इनको मुशीरे या हवाबाजी लगाया था, और बाद में इनके बारे में पता चला था कि शायद इनका कोर्ट मार्शल कोई हुआ था, कोई इस तरह की चीज़ें आई थी, तो इन्होंने वहाँ पे बाकायदा इस्तीफ़ा भी दे दिया था कोर्ट में। मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने रिज़ाइन भी किया था, ताकि लोगों को पर्सपेक्टिव सारा समझ हो कि किस दौर में थे। अब आप ज़रा बताएं, बल्कि जब इनको यहाँ से वो रिहा किया गया था, जो उसमें साद हरेरी थे लेबनान के, ये उनके साथ बड़े करीबी थे, तो इनका बड़ा रोल था नवाज शरीफ साहब की जब डील हुई थी, जनरल मुशर्रफ साहब से 10 साल के लिए बाहर चले गए थे सऊदी अरेबिया। तो शुजात अजीम साहब के बारे में कहा जाता है इन्होंने अपना क्लाउड और अपना इन्फ्लुएंस जो है यूज़ किया था नवाज शरीफ साहब के लिए इनको यहाँ से ले जाने में, और उसके बदले में नवाज शरीफ साहब ने इनको अपना ये मुशीर हवाबाजी लगाया था जब वो वज़ीर आज़म बने थे, जिस पर इनका केस भी हुआ और इन्होंने बाद में वहाँ पर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब आप उसके बाद फर्दर बताएं। आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, जस्ट टू गिव ए बैकग्राउंड। बिल्कुल, इन पे 2 तरह के केसेस हैं, एक तो ये पीआईए वाला है और एक इसके अलावा इफ्तिखार चौधरी के जमाने में भी इन पे इसी तरह इलीगल अपॉइंटमेंट से मुतालिक इन पे केस चला था। आज जो समाअत हुई पीआईए की, उसमें अब केस जो है तो वो इस मरहले पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिक्रूटमेंट है उस पर पाबंदी लगा रखी है, और इसके अलावा नैब ने शुजात अजीम के बारे में बताया कि इन पे जो इल्जामात थे वो साबित नहीं हुए, लिहाजा नैब ने इनके खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी
अपने फैसले में कहा कि आज जो उन्होंने तहरीरी एक शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इनका नाम जो है वो इस केस में से निकाल दिया जाए और अगर इन पे कोई दूसरा केस नहीं है तो इनका बिल्कुल सेपरेट मामला कर दिया जाए। आज रिक्रूटमेंट पर जो बात हुई, पीआईए को हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 250 मुलाजमीन की जो आप भर्तियां करना चाह रहे हैं इसकी वजूहात भी बताएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राशिदीन नवाज कसूरी पेश हुए और उन्होंने कहा कि पीआईए एक सेपरेट इदारा है और इन्होंने जो है तो तकरीबन $40 मिलियन मजीद मांगे हैं। 2018 से लेकर अब तक जो है तो इन्होंने तकरीबन 114 अरब रुपए की हुकूमत ने इनको सपोर्ट कर रखी है। इसके अलावा ये भी कहा कि पीआईए के बैरून मुल्क मुलाजमीन, पीआईए बताए कि इनके बैरून मुल्क मुलाजमीन कितने हैं और इनको भर्तियों के लिए जो स्टाफ इनको जो दरकार है वो उसकी क्या वजूहात हैं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। केस की समाअत के दौरान ये भी अदालत को बताया गया कि 2018 से 2022 तक तकरीबन 5,790 मुलाजमीन को पीआईए से निकाला गया। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि पीआईए को कहा जाए कि ये जो किन सेक्शंस पीआईए में जो किन सेक्शंस हैं उनमें से इनको निकाला, फाइनेंस वगैरह के और दीगर जो फ्लाइट ऑपरेशन के हैं उनसे निकाले गए, ये पूरी एक तफसीलात बताई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीउल हसनैन, हमें इस मामले में अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। जो रेड जोन में सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर आईजी इस्लामाबाद को कमेटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, क्या उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स? एक तो जाती वाकयात सुना देता हूँ, कल का ही है कि कितनी हमारी पुलिस, हमारी इस्लामाबाद के बॉसेस कितने सीरियस हैं, संजीदा हैं सिक्योरिटी के लिए कि अमेरिकन एम्बेसी ने यहाँ पे उन्होंने अपनी एक उन्होंने उनका जो था उस पर थ्रेट अलर्ट जारी किया और उन्होंने उस पे किया, मेरा ख्याल है पेज पे किया और पूरी दुनिया में हमें उसका झटका लगा। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो होटल है 5 स्टार होटल है तो इस पे उन्होंने कहा कि इसका खतरा है, थ्रेट है। अब इस्लामाबाद पुलिस ने उसको सिक्योरिटी कैसे बनाई है, यहाँ लिखा हुआ है, ये कल की बात है, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे ये बनानी चाहिए थी। तो इस पे एक नाका लगाया हुआ है बिफोर मैरियट होटल, क्योंकि हमारा ऑफिस भी यहीं पे है, उसमें रेड जोन में उसके करीब ही है। सो मैं आ रहा था गाड़ी पे जब अपने ऑफिस के लिए, कल शाम रात की बात है। अब लिखा हुआ है वहां पे कि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार नहीं आ सकते, बैन किया हुआ है कि आपने होटल की तरफ मोटरसाइकिल सवार नहीं आ सकते। अब वहां पे 5-6 सिपाही खड़े हुए हैं, ये मैं आई विटनेस हूं इसका। मेरे सामने 2 डबल सवारी वाले, चलो एक सिंगल होता है वो अलहदा चीज है, डबल सवारी वाले पे तो आपको अलर्ट होना चाहिए कि इसका अलर्ट जारी हुआ है, इसका ये होटल का इससे खुदा ना खासा अटैक हो सकता है। आराम से जा रहे हैं, किसी पुलिस वाले ने ना रोका उनको ना स्टॉप किया। मैं आपको आई विटनेस बता रहा हूँ, ये ड्रामे इस्लामाबाद की पुलिस कर रही है। आज जाकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने वो बैठ के बड़े मुद्दे बन के और बड़े अच्छे तरीके से, हाँ सर जैसे हुक्म करेंगे, ना ये अपने घर से निकलते हैं, ना ये दफ्तरों से निकलते हैं, ना ये विजिट करते हैं। अगर यहाँ पे इस्लामाबाद के इसको अंदाजा होता पुलिस वाले जो खड़े हुए नाके पे कि रात को 2 बजे, दिन के 10 बजे, किसी वक्त 11 बजे कोई एसपी आ जाएगा, कोई आपका डीएजी आ जाएगा, एसएसपी ऑपरेशन आ जाएगा, आईजी आ जाएगा, तो आपको क्या ख्याल है वो वहां पे अलर्ट ऐसे थके आ रहे खड़े होंगे? आपको तो यहाँ पे 6-6 घंटे ड्यूटी वाले बंदे रखने चाहिए, आपको तो 4 आपको यहाँ पे एक उसमें रखने चाहिए। हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा ना खासा इस्लामाबाद के अंदर आपको याद होगा पहले एक बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ था, मैरिट अटैक हुआ था, कितना उसका नुकसान हुआ, लोग बेचारे मारे गए, उसके बाद हमारा इंपैक्ट पूरी दुनिया में क्या गया। आपकी हालत यह है कि अमेरिकन एम्बेसी की थ्रेट है, आपने अपने थे वहां पे वो लगाई, पिकेट्स लगाई हुई, पिकेट्स पे खड़े हुए पुलिस वालों का ये हाल है, कोई किसी का उसको चेक नहीं कर सकते वो वहां पे। अच्छा बाकी गाड़ियां तो आप कर ही रहे हैं, चलो मान लिया, आपको वो लिखा हुआ है वहां पे, आप पढ़ लीजिएगा कि यहां से मोटरसाइकिल वाला नहीं गुजरेगा। आपका मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं और पुलिस वाले कोई ना उनको पूछने वाला है ना रोकने वाला है। हाँ दरमियान में मैंने देखा था पहले कुछ दिन 4-5 दिन होता रहा है कि वो रोकते थे इनको बाइक वालों को और वापस कर देते थे, वो भी होता था। अब क्या हुआ है, जो ही दिन गुजरते गए हैं 2-4 दिन तो पुलिस वाले बैक टू स्क्वायर वन हो गए। और यही मौका होता है जब खुदा ना खास्ता आप रिलैक्स होते हैं, टेररिस्ट इंतजार कर रहा होता है कि भाई साहब पुलिस भी रिलैक्स हो जाए, लोग भी रिलैक्स, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी पे आना ना। आपको यहाँ डेडिकेटेड और इंतहाई प्रोफेशनल और बड़े इंतहाई आपको पैशनेट
सेपरेट किस्म के आपको पुलिस फोर्स लगानी चाहिए। ये मैं विटनेस ना होता तो मैं शायद इसकी बात ना करता। सो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज इनको कहा है ना, यहाँ से आप वो हटा दें, इधर से पार्किंग हटा दें, गाड़ियां हटा दें, फलां कर लें, आप कुछ भी कर लें, हम इतने नलायक और निकम्मे हैं। हमने ये चीजें देखी हैं यहाँ पे आते। जब टेररिस्ट खुद ही थक हार गए तो यहाँ पे चीजें ईज हुई, या बहुत बड़ा ऑपरेशन किया नॉर्थ वजीरिस्तान वगैरह में किया, जनरल रहील के दौर में हुआ, जो उसका एक अलहदा कहानी है। अदरवाइज इस्लामाबाद की पुलिस जो है यहाँ पे हमने देखा हुआ है, ना ये ट्रेन है, ना इनके अंदर कमिटमेंट है, ना इनको कोई ऐसा बास मिला है जो इनके अंदर थोड़ी एनर्जी डाले, इनके अंदर कमिटमेंट डाले। कोई मतलब है हमें रोके, अच्छा रोकते हैं लोग, हम अपने शनाख्ती कार्ड भी दिखाते हैं, चीजें करते हैं, ना कि आपने लगाए, चलो मान लिया अच्छा किया। मैं सिंपली इसलिए कह रहा हूं कि आज वहां पे मेरिट होटल का जिक्र हुआ है, वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारे इमरान मगरान है, बड़ी अच्छी खबरें स्टोरीज लेकर आती हैं। अगर एक नाके की राइट बिफोर मेरिट बता रहा हूं, वहां पे आपकी पुलिस वालों कमिटमेंट नहीं है, थके हारे खड़े। मैं मानता हूं कि बड़ी मुश्किल ड्यूटी होती है कि आपने 8-10 घंटे सोल्यूशन कि आपकी शिफ्ट ब्रीफ आप उनकी शिफ्ट ब्रीफ करें, क्योंकि ये थ्रेट है बहुत बड़ी और आपको कोई मौका नहीं देना चाहिए। कोई आपको तो जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए यहाँ पे। आपको तो अगर आईजी को खुद विजिट करता रहना चाहिए, दिन में 2-4 दफा तो खुद विजिट करें ताकि पता हो। आपको डीएजी ऑपरेशन को करना चाहिए, आपके डीएजी दीगर उनको करना चाहिए। अच्छा पता कितने 46 के करीब मुझे याद पड़ते, राना अशरफ साहब ने हमें फिगर दिए थे, 46 एएसपी या एसपी हैं इस्लामाबाद में। और भाई साहब 2-4 को यहाँ पे नाके पे खड़ा करेंगे, जाए जरा ड्यूटी से, वो घरों में दफ्तरों में बैठे हुए हैं और पुलिस वाले आराम से सिगरेट पी रहे हैं, फोन सुन रहा है, मोटरसाइकिल पे डबल सवारी वहां से उन्होंने अलाउ की है, वो जा रहे हैं। ठीक है क्लास साहब, मजीद भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे आने वाले दिनों में। जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये डेफिनेटली एक मेजर कंसर्न है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।